का अपना चैनल। होगी शुरू रुकनियत साजी की मुहिम। मिस कॉल करते ही आपको मिल जाएगी बीजेपी के रुकनियत। वजीर आजम नरेंद्र मोदी बनेंगे पार्टी के पहले रुकन। मुहिम को संगठन पर्व का दिया गया है नाम। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बारिश की वजह से जबरदस्त तबाही, जिंदगी बुरी तरह मुतासिर, कई ट्रेनें मनसूख। तेलंगाना में स्कूल और कॉलेज बंद। वजीर आजम ने दोनों रियासतों के सीएम से की बात और मुकम्मल मदद की कराई यकीन दहानी। गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश समेत कई दीगर रियासतों में शदीद बारिश का अलर्ट। बिहार में नदियां तुगयानी पर, कई देहातों में दाखिल हो रहा है सैलाब। बंगाल में इंसदाद इस्मत दरी कानून मुतारिफ कराने के लिए आज से असेंबली का खुसूसी इजलास। मुतासरा के लिए इंसाफ का मुतालबा करने वाले डॉक्टर कोलकाता में पुलिस हेडक्वार्टर तक करेंगे मार्च। बीजेपी भी सरकारी दफातर के सामने देगी धरना। भारतीय किसान यूनियन आज पंजाब असेंबली की तरफ करेगी मार्च। किसानों ने चंडीगढ़ में ज़राई पॉलिसी, कर्ज मुआफी और मंशियात जैसे मसाइल पर डाले डेरे। 5 सितंबर के बाद तय करेंगी हिकमत अमली। गजा में 6 यरगमालियों की हलाकत के बाद इसराइल में मुजाहिरे। बाकी यरगमालियों की वापसी के लिए हमास के साथ मुआहदा करने का दबाव। और पेरिस पैरालंपिक में भारत ने अब तक जीते 7 तमगे। आज एथलेटिक्स, बैडमिंटन, शूटिंग समेत कई दूसरे खेलों में तमगे मुतवक्के। कल निशाद कुमार और प्रीति पाल ने चांदी और कांसे के तमगे जीते। आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से आप खबरों पर नजर डालते हैं। बीजेपी आज सिरे से रुकनियत साजी मुहिम शुरू करने जा रही है। पार्टी सदर जेपी नड्डा वजीर आजम को पहला रुकन बनाकर मुहिम का आगाज करेंगे। वजीर आजम के जरिए रुकनियत साजी मुहिम के आगाज के बाद फोन नंबर 8800002420 पर मिस कॉल देकर बीजेपी की रुकनियत साजी मुहिम शुरू हो जाएगी। इस मुहिम के तहत तमाम कारकुनों को पार्टी तंजीम के मंसूबे के मुताबिक काम करने और मुकर्ररा हदफ से ज्यादा लोगों को बीजेपी से जोड़ने की हिदायत दी गई है। प्राइमरी मेंबर्स बनाने के लिए रुकनियत साजी मुहिम का पहला मरहला 2 से 25 सितंबर और दूसरा मरहला 1 से 15 अक्टूबर तक चलाया जाएगा। पार्टी का फाल रुकन बनने के लिए 16 से 31 अक्टूबर तक फाल रुकनियत साजी मुहिम भी चलाई जाएगी। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में मुसलसल बारिश की वजह से निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम है। यहाँ विजयवाड़ा और रूरल डिवीजन के अंपापुरम, नैनावरम और नुनना और पतपाड़ो गांव पूरी तरह ज़ेरे आब आ गए हैं। पुलिस और एनडीआरएफ की टीमों ने राहत और बचाव का काम शुरू करके 5 अजला के 294 गांवों से तकरीबन 13,000 से ज्यादा अफराद को बचाया है। वजीर आला ने कई आला सतही जायजा मीटिंगें भी की हैं। उन्होंने कहा कि कुछ अजला में औसत से 60% ज्यादा बारिश हुई है। वजीर आला ने सैलाबी पानी कम होते ही फसलों के नुकसान का फौरी तखमीना लगाने का हुक्म देते हुए
कहा कि सैलाब से मुतासिरा हर किसान को मुनासिब मुआवजा दिया जाएगा। मजीद बरा घरों और मवेशियों को पहुंचने वाले नुकसान का बगौर जायजा लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत इजाफी इमदाद के लिए एक तफसीली असेसमेंट रिपोर्ट मरकजी हुकूमत को भेजेगी। आंध्र प्रदेश के वजीर आला एन चंद्रबाबू नायडू ने विजयवाड़ा में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा किया और कश्ती के जरिए सूरत हाल का जायजा लिया। वजीर आला ने 3-4 घंटे के वक्फे पर विजयवाड़ा के सैलाब से मुतासरा इलाके अजीत सिंह नगर का दौरा किया। उन्होंने सैलाब मुतासरा अफराद में अशियाए खुर्दोनोश और अशियाए ज़रूरिया की तकसीम के इंतजामात का मुआयना किया। चंद्रबाबू नायडू ने मुतासिरा रिहायशियों को तमाम जरूरी सरकारी इमदाद फराहम करने की यकीन दहानी कराई। वजीर आला ने रियासत भर में बारिश और सैलाब की सूरत हाल पर कई आला सतही जायजा मीटिंगें भी की। उन्होंने कहा कि रियासत में ज्यादा बारिश हुई है और कुछ अजला में औसत से 60% ज्यादा बारिश हुई है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस मुश्किल वक्त में हुकूमत की सबसे बड़ी जिम्मेदारी अपने शहरियों की जानों का तहफ़्फ़ुज़ करना है। खलीज बंगाल में दबाव की वजह से तेलंगाना में मुसलसल हो रही बारिश से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम होकर रह गई है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कल तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से फ़ोन पर बात की और सूरत हाल की जानकारी ली। उन्होंने यकीन दहानी कराई कि मरकजी हुकूमत इस मुश्किल वक्त में तेलंगाना के साथ है। इसके अलावा वज़ीर दाखिला अमित शाह की हिदायत पर NDRF की 9 टीमें तेलंगाना में तैनात की गई हैं। अमित शाह ने तेलंगाना के वजीर आला से भी बात की और सैलाब की सूरत हाल का जायजा लिया और रियासत की हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई। दरअसल रियासत के तिहाई हिस्से में बारिश के लिए रेड अलर्ट है। सैलाब से मुतासिरा इलाकों में स्कूल और कॉलेज आज बंद हैं। शदीद बारिश के दरमियान 21 ट्रेनों को भी मनसूख करना पड़ा और साथ में कमारेड्डी, निजामाबाद, सिद्दीपेट और मेदक अजला के कई इलाके ज़ेर-ए-आब हैं। मूसलाधार बारिश से तकरीबन 110 गांव मुतासिर हुए हैं। सैलाबी पानी में घर डूब जाने के बाद सैकड़ों अफराद छतों पर रहने के लिए मजबूर हैं। तेलंगाना हुकूमत ने जिला इंतजामिया को हिफाजती और इमदादी कार्रवाइयों के लिए जंगी पैमाने पर इक़दाम करने की हिदायत दी है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के वज़राए आला को उनकी रियासतों में शदीद बारिश के बाद पैदा होने वाले बहरान से निमटने के लिए मरकज़ से हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई है। पीएम मोदी ने दोनों वज़राए आला आंध्र प्रदेश के एन चंद्रबाबू नायडू और तेलंगाना के ए रेवंत रेड्डी से फ़ोन पर बात की। शदीद बारिश और सैलाब के तनासुर में उन्होंने इस चैलेंज से निमटने के लिए मरकज़ की तरफ से हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया। महकमा मौसमियात ने आज गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा और बिहार समेत कई रियासतों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश में भी मानसून एक बार फिर सरगर्म हो गया है। खलीज बंगाल में कम दबाव का इलाका डिवीजन में तब्दील हो गया है और डिप्रेशन में तब्दील हो गया है। इसकी वजह से ओडिशा और छत्तीसगढ़ में भी मुसलसल मूसलाधार बारिश हो रही है। वहीं गुजरात में गुज़िश्ता 7 दिनों से मूसलाधार बारिश जारी है। रियासत में अब तक 882 मिलीमीटर बारिश हुई है। ये औसत बारिश से 50% ज्यादा है। बिहार में मूसलाधार बारिश की वजह से इस वक्त कई नदियां तुग़यानी पर हैं। रात देर गए दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में भी बारिश हुई। जनूब के अलावा मगरिब और वस्ती और शुमाली भारत में भी मानसून सरगर्म है। गुज़िश्ता कई रोज से बारिश की तबाहकारियों का सामना करते रहे गुजरात को अब भी कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा और बिहार समेत कई रियासतों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश में भी मानसून एक बार फिर सरगर्म हो गया है। खलीज बंगाल में कम दबाव का इलाका डिप्रेशन में तब्दील हो गया है। इसकी वजह से ओडिशा और छत्तीसगढ़ में भी मुसलसल मूसलाधार बारिश हो रही है। गुजरात की बात करें तो गुज़िश्ता 7 दिनों से वहां मूसलाधार बारिश है और रियासत में अब तक तकरीबन 882 मिलीमीटर बारिश हुई है। यह औसत बारिश से 50% ज़्यादा है। बिहार में मूसलाधार बारिश की वजह से इस वक्त कई नदियां तुग़यानी पर हैं।
और सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज से महाराष्ट्र के सह रोजा दौरे पर हैं। आज सदर जमहूरिया कोल्हापुर के श्री वारणा महिला कोऑपरेटिव ग्रुप की गोल्डन जुबली तकरीबात में शिरकत करेंगी। सदर जमहूरिया कल महाराष्ट्र कानून साज काउंसिल की 7 साला तकरीबात में शिरकत करेंगी। 4 सितंबर को सदर जमहूरिया लातूर के उदगीर में बुद्ध विहार का इफ्तिताह करेंगी। इसके बाद सदर जमहूरिया महाराष्ट्र हुकूमत की शासन अपलियादारी और मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना के इस्तिफादा कुनंदगान के इज्तिमा से भी खिताब करेंगी। और मगरबी बंगाल में आज से 2 रोजा खुसूसी असेंबली इजलास का आगाज होगा। रियासती हुकूमत इस खुसूसी इजलास के दौरान इस्मत-दरी के खिलाफ कानून साजी करेगी। इस वक्त रियासत की ममता बनर्जी हुकूमत को कोलकाता के आरजीकर अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में एक खातून डॉक्टर की इस्मत-दरी और कत्ल के मामले में मुल्क गिर एहतजाज का सामना है। बीजेपी ने इस खुसूसी कानून की हिमायत करने का फैसला किया है। बीजेपी एमएलए रियासती असेंबली में बिल की हिमायत करेंगे, लेकिन ममता बनर्जी के इस्तीफे का मुतालबा करते हुए जारी एहतजाज को भी जारी रखेंगे। कोलकाता में इस्मत दरी और कत्ल के वाक़े के बाद डॉक्टरों का एहतजाज आज भी जारी रहेगा। आज कोलकाता में डॉक्टर पुलिस हेडक्वार्टर तक एहतजाज मार्च करेंगे। इसके साथ ही बीजेपी भी रियासत में एहतजाज जारी रखेगी। बीजेपी की बंगाल यूनिट आज रियासत भर में सरकारी दफातर के बाहर एहतजाज करेगी। पंजाब असेंबली का इजलास आज से शुरू हो रहा है। इस बात के मुकम्मल इम्कानात हैं कि ये सेशन तूफानी होगा। भारतीय किसान यूनियन ओग्रा ने ऐलान किया है कि वो असेंबली तक एहतजाजी मार्च करेगी और किसानों का ये मार्च ज़राई पॉलिसी और मनशियात की लानत को रोकने समेत किसानों से मुताल्लिक़ कई मुतालबात पर मुश्तमिल होगा। असेंबली के बाहर इस एहतजाज के साथ ही अपोजिशन रियासती हुकूमत को असेंबली के अंदर घेरने की तैयारी कर रही है। अपोजिशन लॉ एंड ऑर्डर और मनशियात की स्मगलिंग जैसे मिसाइल पर रियासती हुकूमत को घेरने की तैयारी कर रही है। 1 लाख सरकारी नौकरियां फराहम करने के अपने वादे को पूरा करते हुए आसाम हुकूमत आज 2 सितंबर को 23,900 से ज्यादा असातिज़ा को तकरूरी नामे तकसीम करेगी। मजमूई तालीम के तहत 23,956 कॉन्ट्रैक्ट असातिज़ा को मुस्तकिल असातिज़ा के तकरूरी नामे तकसीम किए जाएंगे। इसके साथ ही रियासत में गुज़िश्ता 3 सालों में सरकारी मुलाजमतों की भर्ती बढ़कर 1,24,345 हो जाएगी। आसाम की वजीर तालीम ने एक्स पर पोस्ट किया और कहा, वादा पूरा हुआ। असातिज़ा को इन स्कूलों में तैनात किया जाएगा जहां वो पहले स्टेट पूल SSA के कॉन्ट्रैक्ट टीचर के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे थे। रोकी गई फहरिस्त में शामिल उम्मीदवारों को मशवरा दिया जाता है कि वो इब्तदाई तालीम के डायरेक्टर से राब्ता करें। उनके दस्तावेजात के तौर पर आसाम हुकूमत उनके इंतखाब के अमल को आगे बढ़ा रही है। और हरियाणा में सियासी गहमा गहमी तेज होती जा रही है। जहां इतवार को बीजेपी की जन आशीर्वाद रैली मुनक्किद हुई, वहीं आम आदमी पार्टी INLD ने भी रैलियां निकाली। वहीं वोटिंग की तारीख में तब्दीली को लेकर कांग्रेस मुसलसल बीजेपी पर हमला कर रही है। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह कर दिया है कि इस तब्दीली की वजह क्या है। तफसील इस रिपोर्ट में देखें। हरियाणा में इंतखाबी सरगर्मियों को तेज करते हुए बीजेपी ने इतवार को जींद में जन आशीर्वाद रैली का इनेकाद किया। इस रैली में कई सीनियर लीडरों के बीजेपी में शामिल होने की खबर ने सियासी हलचल बढ़ा दी है। इस रैली में जेजेपी MLA राम कुमार गौतम, जोगीराम सेहाग और साबिक वजीर अनूप धानक बीजेपी में शामिल हुए। अंबाला की साबिक मेयर शक्ति रानी शर्मा भी बीजेपी में शामिल हो गयीं। शक्ति रानी हरियाणा जन चेतना पार्टी के सरबराह विनोद शर्मा की अहलिया हैं, जिनके बेटे कार्तिक के शर्मा बीजेपी की हिमायत से आजाद उम्मीदवार के तौर पर राज्यसभा पहुंचे हैं। रैली से खिताब करते हुए वजीर आला नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर लोगों को धोखा देने की कोशिश करने का इल्जाम लगाया और कहा कि कांग्रेस झूठ बोलकर गुमराह कर रही है। हमें 56 दिन का समय मिला है। 56 दिन के समय के अंदर हमारी सरकार ने 128 निर्णय हरियाणा प्रदेश के विकास को आगे बढ़ाने के लिए
ये हमारी सरकार ने किए हैं। भाइयों, ये लोग हिसाब मांग रहे हैं। मैंने तो इनको कहा, मैंने कोई ज्यादा बात नहीं इनसे पूछी थी। मैंने कांग्रेस के लोगों से ये बात पूछी थी कि आप 10 वर्ष तक इस प्रदेश के मुखिया रहे हैं, आप मुझे ये बताने का काम करें। मैंने उनको एक क्वेश्चन पूछा था, आपकी सरकार में पर्ची और खर्ची से नौकरी लगती थी, गरीब के बच्चे को नहीं लगती थी, कुछ ही सिलेक्टेड लोगों को लग जाती थी। उसके बारे में हरियाणा प्रदेश के लोगों को बताने का काम करें। जहां एक तरफ बीजेपी अपनी इंतखाबी मुहिम को आगे बढ़ा रही है, वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की जानिब से दिल्ली के वजीर आला और आपके कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल की अहलिया सुनीता केजरीवाल ने चरखे दादरी में एक जलसा आम से खिताब किया। बसपा के साथ इत्तेहाद में उतरे इनोला के लीडर अभय सिंह चौटाला ने बताया कि आने वाले वक्त में 4 बड़ी रैलियां मुनक्किद की जाएंगी, जिसमें बसपा सुप्रीमो मायावती भी शामिल होंगी। इसी दौरान इतवार को दिल्ली में कांग्रेस की हरियाणा स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग हुई, जिसमें हरियाणा कांग्रेस के सरबराह उदय भान और भूपेंद्र हुड्डा ने भी शिरकत की। दरअसल इलेक्शन कमीशन के हरियाणा में असेंबली इंतखाबात की तारीखों में तब्दीली के बाद से कांग्रेस मुसलसल बीजेपी को घेर रही है। इस मामले पर जबरदस्त मुखालफत हो रही है। हम लोग तो तैयार हैं, पहले भी तैयार थे। हमारी तरफ से कल चुनाव हो जाए उसके लिए भी हम लोग तैयार हैं। और जहां पे घमासान हो रहा है, जहां पर जिस जगह पे तैयारी नहीं है, जहां पर एंटी इनकम्बेंसी है बीजेपी, वो किसी न किसी बहाने चुनाव आगे पोस्टपोन करना चाहती है। ये दरदस्ता है भाजपा की हिंदुस्तान के प्रजातंत्र में प्रतिबद्धता और लोगों को अधिक से अधिक मतदान वो कर सके ऐसे अवसर प्रदान करना। और कांग्रेस का ये दिखाता है कि ये भाग रहे हैं। अरे भाई, भाग रहे हो तो अगर तुम्हें ये तरीके नहीं पसंद है तो ना जाना वोट डालने, घर बैठो। ताहम इलेक्शन कमीशन ने सनीचर को यह ऐलान करते हुए कि हरियाणा में असेंबली के लिए वोटिंग 1 अक्टूबर के बजाय 5 अक्टूबर को होगी, ये वाजे किया था कि ये बिश्नोई बिरादरी की रिवायत का एहतराम करते हुए किया गया है, क्योंकि हरियाणा में गुरु जम्बेश्वर के एजाज में आसोज अमावस्या उत्सव में हिस्सा लेने के लिए राजस्थान जाने की सदियों पुरानी रिवायत है। और ऑल इंडिया बिश्नोई महासभा बीकानेर राजस्थान ने पोलिंग की तारीख को दोबारा तरतीब देने की दरख्वास्त की थी, लेकिन कांग्रेस इंतखाबी मौसम में इस मसले से फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, DT न्यूज उर्दू खबरें। और अगस्त के महीने में GST की वसूली 1,75,000 करोड़ रुपए थी, जो पिछले साल के इसी महीने में 1,59,000 करोड़ रुपए से 10% ज्यादा है। कल जारी करदा सरकारी आददोशुमार के मुताबिक रकम की वापसी को एडजस्ट करने से पहले मरकजी हुकूमत ने 30,862 करोड़ रुपए और रियासतों ने 38,411 करोड़ रुपए जमा किए थे। दरामदात और बैन रियासती फरोख्त पर मरबूत GST की वसूली 93,621 करोड़ रुपए रही। घरेलू लेन देन से GST की मजमूई आमदनी 9.2% बढ़कर तकरीबन 1,25,000 करोड़ रुपए हो गई। गुज़िश्ता साल के आददोशुमार के मुकाबले सामान की दरामद से होने वाली आमदनी 12.1% बढ़कर 49,976 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। अगस्त तक खालिस GST आमदनी 8,07,000 करोड़ रुपए रही, जो गुज़िश्ता साल के मुकाबले 10.2% ज्यादा है। और गजा में 6 यरगमालियों की हलाकत के बाद इसराइल में गम गुस्सा फूट पड़ा। इतवार को हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए और हुकूमत के खिलाफ मुजाहरा किया। इसराइल की ट्रेड यूनियन फेडरेशन ने आज इसराइल में बड़े पैमाने पर आम हड़ताल की कॉल दी है। मुजाहिरीन का कहना है कि हुकूमत मौक़िफ़ों की बाहिफाजत रिहाई में नाकाम रही है। इसराइली मीडिया ने रिपोर्ट किया कि यरूशलेम, तेल अबीब और दीगर शहरों में तकरीबन निसफ मिलियन अफराद के हुजूम ने मुजाहिरे किए और वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू से मुतालबा किया कि वो बकिया 101 मौक़िफ़ों को वापस लाने के लिए मज़ीद इक़दामात करें।
पुलिस ने कहा कि मुल्क भर में मुतादिद मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया गया है। दर हकीकत जंगबंदी में ताखीर और इसराइली हुकूमत जिस तरह जंग को संभाल रही है, इस पर अवामी गुस्सा बढ़ रहा है। और नाज़रीन, आइए अब नजर डालते हैं दिल्ली से शाये कुछ उर्दू अखबारात पर। तो नाज़रीन, अखबारात के जायजे में आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की। राष्ट्रीय सहारा के सफ़े अव्वल की बात करें तो ये ख़ास सुर्खी आप तक हम पहुंचा रहे हैं कि कल भारत मंडपम में दिल्ली के ज़िला अदलिया की कौमी कॉन्फ्रेंस के दूसरे और आखिरी दिन सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने खिताब किया और कहा कि ज़ेर अल्तवा मुकदमात अदलियात के लिए एक बड़ा चैलेंज है। साथ ही उन्होंने कहा कि जब तक किसी को इंसाफ मिलता है तब तक उनके चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो जाती है। इसके अलावा और भी कई अहम मुद्दों पर बातचीत की गई, जैसे जुडिशियल वेलफेयर, केस मैनेजमेंट और अदालती तरतीब कैसी होनी चाहिए और साथ में सबके लिए अदालतें होनी चाहिए, बुनियादी ढांचा और इस तरह के कई ख़ास मुद्दों पर बात की गई सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के साथ। और अगली सुर्खी देख लेते हैं। ये ख़ास खबर है, जो लोग ट्रेन से सफ़र करते हैं, वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की शुरुआत अगले 3 माह में शुरू हो जाएगी और इसका जो किराया है राजधानी एक्सप्रेस के बराबर ही होगा और कोच की तैयारी अब तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है और अगले 3 माह में इसका आगाज़ कर दिया जाएगा। और आइए अब अगली सुर्खी देख लेते हैं। ज़िंदगी में नाकामी से न डरना ही कामयाबी की पहली सीढ़ी है। एक प्रोग्राम को खिताब करते हुए धनखड़ ने नाजरीन ये कहा है। और एक और ख़ास सुर्खी आपकी नज़र कर देते हैं। ये वक्फ तरमीमी बिल की ये बात है। मुस्लिम रहनुमाओं के वफ्द की मरकज़ी अक़लियती वज़ीर किरण रिजिजू से मुलाकात हुई और कई अहम मुद्दों पर इस मीटिंग में बातचीत की गई और किस तरह की हिकमत अमली होनी चाहिए, इस पर भी बात हुई। और अब देख लेते हैं एक और सुर्खी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने फ़ोन पर तमगा जीतने वाले हिंदुस्तानियों को मुबारकबाद दी है। पैरालंपिक्स खेलों के जितने भी खिलाड़ी हैं उनको जिन्होंने तमगा जीता है उसके लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने उनसे बात की और उन्हें मुबारकबाद पेश की। और चलते चलते एक और सुर्खी देख लेते हैं। गज़ा से 6 इसराइली यरगमालियों की लाशें बरामद की गई हैं। लाशों की शनाख्त के बारे में अफवाहें ना फैलाएं, जो बाइडन का ये कहना है। तो नाज़रीन, ये था अखबारात का जायज़ा। और एक और सुर्खी देख लेते हैं। गज़ा के बच्चों को पोलियो से बचाव की दवा पिलाने का अमल शुरू हो चुका है। तो नाज़रीन, ये थी कुछ ख़ास खबरें और आइए अब नज़र डाल लेते हैं बुलेटिन के कुछ और खबरों पर। आज पेरिस पैरालंपिक के 5वें दिन हिंदुस्तानी शटलर नीतीश कुमार मर्दों के सिंगल्स 3SL के फाइनल में अपना चैलेंज पेश करेंगे। फाइनल में नीतीश का मुकाबला बरतानिया के पैथल डैनियल से होगा। सेमीफाइनल में नीतीश कुमार ने जापान के डाइसो के फौजिहारा को सीधी सेटों में शिकस्त देकर फाइनल में दाखिला हासिल किया। वहीं सुहासित राज मर्दों के बैडमिंटन सिंगल्स SL4 के फाइनल में गोल्ड मेडल के लिए खेलेंगे। फाइनल में यथिराज का मुकाबला टोक्यो पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट लुकास माजूर से होगा। इसी मुकाबले में सुकांत कदम का मुकाबला कांसे के तमगे के लिए इंडोनेशिया के फ्रेडी सैतिलोन से होगा। पैरालंपिक्स के चौथे दिन भी हिंदुस्तानी टीम की शानदार कारकर्दगी जारी रही। एथलेटिक्स में हिंदुस्तानी खिलाड़ी निशात कुमार ने मर्दों के हाई जंप T47 इवेंट में 2.04 मीटर की कोशिश के साथ चांदी का तमगा जीता। अमेरिका के टाउनसेंड रॉड्रिक ने 2.12 मीटर की कोशिश से गोल्ड मेडल जीता। इसके साथ ही हिंदुस्तान के कुल तमगों की तादाद बढ़कर 7 हो गई है, जिनमें 1 सोने, 2 चांदी और 4 कांसे के तमगे शामिल हैं। कबल अज़ीं प्रीति पाल ने खवातीन के 200 मीटर 35T मुकाबलों में तीसरा मुकाम हासिल करके पेरिस पैरालंपिक का अपना दूसरा कांसे का तमगा जीता था। प्रीति ने इससे कबल खवातीन के 100 मीटर T35 मुकाबले में कांसे का तमगा जीता था।
पेरिस पैरालंपिक में खवातीन की 200 मीटर T35 इवेंट में कांसे का तमगा जीतने पर प्रीति पाल को मुबारकबाद पेश करते हुए सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया कि पेरिस पैरालंपिक में खवातीन के 200 मीटर T35 इवेंट में कांसे का तमगा जीतने पर प्रीति पाल को मुबारकबाद। उनके 100 मीटर कांसे के बाद पेरिस पैरालंपिक में ये उनका दूसरा तमगा है, जो कि गैर मामूली कामयाबी है। भारत के लिए पैरा एथलेटिक्स के दोनों तमगे उन्होंने जीते हैं। भारत को उन पर नाज है। तिरंगा में लिपटी उनकी फातिहाना तस्वीरों ने खेलों के शौकीन को पुरजोश कर दिया है। पेरिस पैरालंपिक में खवातीन की 200 मीटर T35 मुकाबले में कांसे का तमगा जीतने पर प्रीति पाल को मुबारकबाद देते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि प्रीति पाल की एक तारीखी कामयाबी, क्योंकि उन्होंने खवातीन के 200 मीटर T35 इवेंट में कांसे के साथ पैरालंपिक्स 2024 के इसी एडिशन में अपना दूसरा तमगा जीता। वो भारत के लोगों के लिए एक तहरीक है। उनकी लगन वाकई काबिल तारीफ है। पेरिस पैरालंपिक 2024 में मर्दों की ऊंची छलांग T47 में निशात कुमार का चांदी का तमगा जीतने पर पार्लिमानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने लिखा कि पैरालंपिक्स 2024 में मर्दों की हाई जंप T47 में चांदी के तमगे के साथ आपकी कारकर्दगी को साबित करती है कि आसमान की कोई हद नहीं है। ये तो सिर्फ शुरुआत है। इस शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद। और आइए अब जानते हैं मौसम का मिजाज। नाज़रीन, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दें। आदाब।